विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। शिवाजी कर रहे थे हम इतिहास में, अभी शिवाजी का प्रशासन करना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा छत्रपति शिवाजी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे। अब ध्यान देना भाई, यहां पे शिवाजी के समय में क्या बोलते हैं हम, अष्टप्रधान बोलते हैं, जो कि 8 मंत्री हैं। ऐसे ही शब्द हमने कुछ विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा था कृष्णदेव राय के समय अष्टदिग्गज, जो कि 8 तेलुगु कवि थे। क्या थे? तो ध्यान रखना, अगर अष्टदिग्गज पूछेगा तो 8 तेलुगु कवि कृष्णदेव राय के समय में, अगर पूछेगा अष्टप्रधान तो 8 मंत्री किसके, शिवाजी के। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अष्टप्रधान का कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था, सिर्फ परामर्श दे सकते थे, बाकी जो शक्ति थी वो सारी की सारी किसके पास थी, छत्रपति के पास थी, शिवाजी के पास थी, है ना। इन्हें किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता, मतलब शिवाजी की मर्जी थी कि वो इनकी बात को माने या ना माने। यानी क्या काम था इनका, राजा को परामर्श देना, यानी छत्रपति को परामर्श देना मात्र काम था किसका, अष्टप्रधान का। ठीक है। छत्रपति जो होता था वो प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक था, अंतिम कानून निर्माता वही था, प्रशासकीय प्रधान वही था, न्यायाधीश वही था, सेनापति भी वही था। कौन? शिवाजी। यानी शिवाजी ही अंतिम कानून निर्माता थे, शिवाजी ही अंतिम प्रशासकीय प्रधान थे, शिवाजी ही अंतिम न्यायाधीश थे, और शिवाजी ही अंतिम सेनापति थे। समझ में आ गया? ठीक है। शासन का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था और उसके सचिवों के रूप में कार्य करता था। किस रूप में कार्य करते थे अष्टप्रधान? सचिव के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में। किस रूप में? भाई सेक्रेटरी जो होते हैं वो परामर्श दे सकते हैं, बाकी कौन मानेगा ये किस पे डिपेंड करता है? राजा छत्रपति पे डिपेंड करता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो सामान्यतः मंत्रियों का कार्य शिवाजी के निर्देशों का पालन करना और उनके अपने विभागों की निगरानी करना मात्र था। अपने विभागों की निगरानी करने पे ध्यान देना आपने, साथ में शिवाजी के निर्देशों का पालन करना। इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब ये अष्टप्रधानों के नाम पढ़ने आपने, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है कौन? पेशवा। नंबर 1 पे कौन आता है? पेशवा। ठीक है। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। और ये कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। आगे चलकर पढ़ेंगे आप कि शिवाजी आए, शिवाजी के बाद संभाजी आए, संभाजी के बाद राजा राम आया, राजा राम के बाद उनकी पत्नी कौन आई? ताराबाई आई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद छत्रपति शाहू आया, लेकिन जो सारी शक्ति थी वो किसके हाथ में आई? पेशवाओं के हाथ में आई। किसके हाथ में आई? तो 7 पेशवा पढ़ने हमने आगे चलकर। तो ये कौन होते थे? ब्राह्मण थे। ठीक है, कोंकण ब्राह्मण, है ना। तो ये अभी छत्रपति शिवाजी के समय में किस रूप में कार्य कर रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था। ठीक है। सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे अपनी मोहर लगाते थे। राजा की अनुपस्थिति में उनके कार्यों की देखभाल करना, और सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के मोहर के नीचे अपनी मोहर लगाना किसका काम था? आंसर पेशवाओं का। इतना क्लियर हो गया? दूसरा होता था अमात्य। कौन होता था? अमात्य या मजमुआदार। यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है भाई, इसको ध्यान से कर लेना। यूपीएससी के जो पेपर होते हैं उसमें इनके बीच में से क्वेश्चन पूछती है। ठीक है। लोक सेवा आयोग क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अमात्य या मजमुआदार, वित्त और राजस्व मंत्री। क्या? फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर। फाइनेंस और रेवेन्यू का मिनिस्टर कौन? मजमुआदार या अमात्य। अमात्य या मजमुआदार। पहले इसको याद करो कि मजमुआदार या अमात्य क्या था? वित्त और राजस्व का मंत्री था। किसका था? वित्त बोलते हैं फाइनेंस को, राजस्व बोलते हैं रेवेन्यू को। तो वित्त, फाइनेंस और रेवेन्यू का मंत्री था। इसका मुख्य कार्य आय व्यय के सभी लेखों की जांच कर उस पर हस्ताक्षर करना था। मुख्य कार्य क्या था? इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय। आय बोलते हैं इनकम को, व्यय बोलते हैं एक्सपेंडिचर के सभी लेखों की जांच करना। लेखे बोलते हैं अकाउंट्स को, उनके अकाउंट्स की जांच करना और उस पर हस्ताक्षर करना, और ये देखना कि खर्चा सही हुआ कि नहीं हुआ, आय पूरी हुई कि नहीं हुई, है ना।
इतना समझ में आ गया। अमात्य या मजमुआदार। तीसरे नंबर पे आता है वाक्यानवीस। कौन आता है? वाक्यानवीस राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। राजा के दैनिक कार्यों और दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखना किसका कार्य था? आंसर वाक्यानवीस अथवा मंत्री का काम था। याद रहेगा? ठीक है। वर्तमान में गृह मंत्री से इसकी तुलना कर रहे हैं। ठीक है, वर्तमान में जैसे होम मिनिस्टर होता है वैसे ही वाक्यानवीस होता था किसके समय में? शिवाजी के समय में। अगला सुरनविस या शायद इसको चिटनिस, सचिव भी बोलते थे, चिटनिस भी बोलते थे शायद, चेक कर लेना। सुरनविस या चिटनिस या सचिव, सेक्रेटरी। राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना, परगने के हिसाब किताब की जांच करना। अब देखो बहुत छोटा सा बनता है कई बार। परगनों के हिसाब किताब की जांच करना किसका काम था? आंसर सुरनविस का काम था। किसका काम था? या सुरनविस नहीं लिखा होगा तो सचिव लिखा होगा, सचिव नहीं लिखा होगा तो चिटनिस लिखा होगा। ठीक है, तो राजकीय पत्र व्यवहार करना किसका काम था? सुरनविस का कार्य था। परगनों के हिसाब किताब की जांच करना किसका कार्य था? आंसर सुरनविस का कार्य था। जहां पर मैं सुरनविस बोल रहा हूं वहां पर ऑब्लिक करके सचिव और चिटनिस अपने आप लगा दीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला दबीर या सुमंत। दबीर या सुमंत ये विदेश मंत्री होता था, फॉरेन मिनिस्टर होता था। ठीक है, उसके बाद सेनापति या सर नौबत। नौबत आए तो जो सर दे दे अपना, सर नौबत बोल रहा हूं मैं ऐसे याद करने के लिए। ठीक है, सेनापति या सर नौबत। अब ये इसका काम क्या था? सेना की भर्ती करना, सेना का संगठन करना, रसद आदि का प्रबंध करना इसका प्रमुख कार्य था। क्या क्या? सेना की भर्ती, सेना का संगठन, सेना के लिए रसद सामग्री आदि का प्रबंध करना किसका कार्य था? आंसर सर नौबत का कार्य था। सेनापति नहीं देगा ऑप्शन में, क्या देगा? सर नौबत। ठीक है। अगला पंडित राव भाई। विद्वानों, नाम से ही पता चल रहा है पंडित राव। विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाना किसका कार्य था? आंसर पंडित राव का कार्य था। न्यायाधीश, यह मुख्य न्यायाधीश होता था राजा के बाद। मुख्य न्यायाधीश किसके बाद? राजा के बाद। इसके अधिकार क्षेत्र में राज्य के समस्त दीवानी और फौजदारी के मामले आते थे। किसके? समस्त दीवानी और फौजदारी के मामले आते थे। तो मुख्य न्यायाधीश होता था राजा के बाद। सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था? छत्रपति शिवाजी होते थे। उसके बाद जो होता था वो कौन होता था? ठीक है। विभागीय दायित्व के निष्पादन के साथ साथ 3 मंत्री, पेशवा, सचिव और वाक्यानवीस को बड़े प्रांतों का प्रभारी बनाया जाता था। किनको? पेशवा, सचिव, सचिव यानी सुरनविस, सचिव यानी सुरनविस तथा वाक्यानवीस। वाक्यानवीस कौन? मंत्री भी बोलते हैं इसको, वाक्यानवीस को। ठीक है, वाक्यानवीस ये तीनों क्या थे? बड़े प्रांतों के प्रभारी बनाया जाता था इन तीनों को। ठीक है। अष्टप्रधान में पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपने असैनिक कार्यों के अतिरिक्त सैनिक कमान संभालनी पड़ती थी। अब ये यूपी वालों ने पूछा कि सैनिक कार्य नहीं करते थे कौन, या युद्ध में नहीं जाते थे कौन? युद्ध में नहीं जाते थे मतलब युद्ध में भाई भाग नहीं लेते थे। ये एज ए क्या? सैनिक भाग नहीं लेते थे। बाकी सबको एज ए सैनिक मतलब चाहे तो हेड हो जो भी हो उस रूप में कार्य करना, युद्ध में भाग लेना पड़ता था। किनको नहीं लेना पड़ता था? अष्टप्रधान में पंडित राव और न्यायाधीश। देखो पंडित राव क्या है? विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व देख रहा है। ठीक है। न्यायाधीश जो उसका काम क्या है? न्याय व्यवस्था करना है। युद्ध में अगर ये दोनों चले गए, न्याय व्यवस्था कौन देखेगा? राज्य की। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैंने कहा अष्टप्रधान में पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपने असैनिक कार्यों के अतिरिक्त सैनिक कमान भी संभालनी पड़ती थी। सैनिक कमान भी संभालनी पड़ती थी, यानी बाकी 6 को सैनिक कार्य भी करने पड़ते थे। युद्ध में पूरा भाग लेना पड़ता था, सहभागिता देनी होती थी। पंडित राव और न्यायाधीश को जरूरी नहीं था। याद हो गया? ये यूपी पीछे सा क्वेश्चन है, इसलिए ढंग से इसको क्या कर लेना। चिटनिस, पत्राचार लिपिक, मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी था जो एक प्रकार के सचिव का कार्य करते थे। दरअसल क्या है कि जो पुरानी किताबें है ना वहां पे सुरनविस, चिटनिस भी लिखा होता था, लेकिन चिटनिस बाद में, जो बाद की किताबें, आधुनिक किताबें, वहां पे चिटनिस क्या कर रहे हैं कि सुरनविस के नीचे कर दे रहे हैं उसको। क्या कर रहे हैं? पदानुक्रम में उससे क्या नीचे कर रहे हैं। लेकिन पहले जो पुरानी किताबें थी आज से 25-30 साल पहले,
उसमें सुरनविस को चिटनिस भी लिखा होता था। तो मैं बोल रहा हूँ चिटनिस पत्राचार लिपिक, पत्राचार लिपिक शायद सहायता के लिए होता था, एक किसके साथ, सुरनविस के साथ। पत्राचार लिपिक, लिपिक बोलते हैं क्लर्क को। मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी था जो एक प्रकार के सचिव का कार्य करता था। इतना समझ में आ गया? ठीक है। शिवाजी ने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। प्रत्येक प्रांत में राज प्रतिनिधि यानी वॉइसरॉय के अधीन होता था, जो राजा की मर्जी पर बना रहता था। प्रांतों यानी सूबों को परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया। परगनों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। क्या आते थे? प्रांत, प्रांत को आप सूबा भी बोलते हैं, नहीं बोलते सूबादार, तो प्रांत को क्या बोलते हैं? सूबा बोलते हैं। प्रांतों को परगनों और तालुकों में, किसमें? परगने तो अब समझ में आ गया होगा। एसडीएम की जो तैयारी कर रहे हैं आपने परगने में ही जाना है, ठीक है। जो डीएम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जिलों में जाना है, उन्होंने जिले संभालने हैं। जो एसडीएम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने परगना संभालना है। तो अब समझ में आ गया होगा आपके कि प्रांतों में परगने भी होते थे, तालुक भी होते थे। तालुकों में विभाजित किया गया था। परगनों के अंतर्गत, फिर परगने से नीचे क्या था? तरफ और मौजे। ये प्रशासनिक डिवीजन है, ये इकाइयां होती हैं, क्षेत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? एक लाइन खींची, हमने बोला भाई ये परगना, क्या परगने को भी हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। हमने कहा भाई तरफ या मौज, तरफ या मौज, तो छोटे छोटे ताकि प्रशासन ढंग से क्या हो सके? चल सके। इतना समझ में आ रहा है? स्वराज्य प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन था। स्वराज्य प्रदेश किसके अधीन था? शिवाजी के अधीन था। जागीर प्रथा समाप्त कर दी गई थी और अधिकारियों को नगद वेतन लेना प्रारंभ कर दिया गया। तो शिवाजी के समय में नगद वेतन दिया जाता था। इतना समझ में आ गया? तो शिवाजी के प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो अष्टप्रधान होता है। उसके बारे में मैंने क्या कर दिया? बता दिया। बार बार उसको सुनिए, लिखिए, बार बार क्वेश्चन बनाइए, अपने आप से पूछिए, तब जाके क्या होगा? दिमाग में बैठेगा। समझ में आ गया? अब कर रहे हैं थोड़ा सा सेना। क्या कर रहे हैं? समय, ठीक है। शिवाजी ने एक नियमित और स्थायी सेना रखी भाई, नियमित और स्थायी सेना रखी। सेना का मुख्य भाग पैदल और घुड़सवार था। घुड़सवार सेना 2 भागों में विभक्त थी। यहां से उत्तराखंड वालों ने क्वेश्चन पूछा, बरगीर और सिलेदार। क्या पूछा? कि शिवाजी की जो पैदल सेना थी भाई, उसके घुड़सवार सेना के 2 भाग थे। वो कौन कौन थे? बरगीर और सिलेदार। बरगीर वे घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े दिए जाते थे, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे, वो क्या कहलाते थे? बरगीर। और जिन्हें खुद व्यवस्था करनी पड़ती थी, स्वतंत्र सैनिक होते थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं मतलब क्या करते थे? अस्त्र शस्त्र अपने, घोड़े अपने, तो वो होते थे सिलेदार। क्या होते थे? तो ये उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा। अब आप समझ सकते हैं कि लोक सेवा आयोग कहां से क्वेश्चन पूछता है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा। 25 अश्वरोहियों की एक टुकड़ी होती थी। 25 घुड़सवार पे एक हवलदार होता था। क्या होता था? अभी भी होता है हवलदार। 25 घुड़सवार जिसके पास होते थे अंडर में, वो होता था हवलदार। 5 हवलदार के ऊपर एक जुमलादार होता था। 5 हवलदार के ऊपर क्या? एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों के ऊपर एक हजारी होता था। क्या होता था? एक हजारी। 5 हजारी मतलब 5 एक हजारी के ऊपर एक पंच हजारी होता था। 5 एक हजारी के ऊपर पंच हजारी होता था। ठीक है जी। तो अब घुड़सवारों में अगर मैं बोल रहा हूं तो पंच हजारी वो पद हो गया जिसके अंडर में 5000 घुड़सवार हो गए। क्या हो गए? 5000। उसके अंडर में कई आपके हवलदार होंगे, कई जुमलादार होंगे, लेकिन 5 उसके अंडर में 5 एक हजारी होंगे। क्या होंगे? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? सेना का, घुड़सवार सेना का डिवीजन बता रहा हूं आपको कि ऐसा होता था। अब क्या करेगा? वो क्रम पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? क्रम पूछेगा भाई पंच हजारी, जुमलादार, एक हजारी, हवलदार, इनका सही क्रम लगाएं नीचे से ऊपर। तो सबसे नीचे कौन हो गया? हवलदार। हवलदार से ऊपर कौन हो गया? जुमलादार। जुमलादार से ऊपर कौन हो गया? एक हजारी। एक हजारी से ऊपर कौन हो गया? पंच हजारी। समझ में आ रहा है? और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इनकी सेना में जो सबसे ऊंचा पद होता था शायद 7 हजारी का होता था भाई। क्या होता था? हाँ, देखो जरा कहीं पर सबसे ऊंचा पद मैंने ऐसा देखा है किसी पीसीएस के पेपर में कि 7 हजारी होता था भाई। चेक करो जरा। क्या पैदल सेना में सबसे ऊंचा पद पैदल सेना में होना चाहिए मेरे ख्याल से? ठीक है, फिलहाल ढूंढो, जब मिल जाए तो मेरे को बताना।
मैंने पीसीएस में कोई क्वेश्चन देखा है, शायद यूपी में देखा है या उत्तराखंड में देखा है कि पैदल सेना में शिवाजी के समय में सबसे ऊंचा पद क्या होता था? 7 हजारी का। है क्या? लिखा हुआ है? हाँ, पैदल सेना में सबसे ऊंचा पद 7 हजारी का। कहाँ पे लिखा हुआ? ये 7 1 हजारियों के ऊपर हाँ। 1 सप्तहजारी। तो ये पैदल सेना में होता था। घुड़सवारों में सबसे ऊंचा पद 5 हजारी, पैदल सेना में सबसे ऊंचा पद 7 हजारी। समझ में आया? पैदल सेना का सेनापति सरे नौबत। हाँ बिल्कुल, सरे नौबत। अब भाई 5 हजारी जो होता था सरे नौबत के अधीन। भाई सरे नौबत कौन है? सेनापति। तो सेनापति के अधीन तो होंगे सब। 5 हजारी सरे नौबत के अधीन होते थे। सरे नौबत संपूर्ण घुड़सवार सेना का प्रधान होता था। ठीक है। मराठा सैन्य व्यवस्था में विशिष्ट लक्षण थे। किले में 3 अधिकारी होते थे, हवलदार, सरे नौबत और सबनिस हवलदार। और एक होता था हवलदार होता था, सरे नौबत होता था, सबनिस हवलदार होता था। सरे नौबत मराठा तथा सबनिस ब्राह्मण होते थे। सरे नौबत कौन होता था? मराठा जाति का होता था, और जो सबनिस होते थे वो क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। ठीक है। सबनिस जो कि ब्राह्मण थे, नागरिक, असैनिक और राजस्व प्रशासन देखता था। रसद और सैनिक सामग्री की देखभाल कारखाना नवीस करता था। कौन करता था? रसद और सैनिक सामग्री की देखभाल कारखाना नवीस करता था। अभी नाम सुनेंगे आप, ये नवीस जगह जगह लगेंगे। जैसे हम पहले भी पढ़ा शायद हमने, परवाना नवीस, परमिट देने वाला अधिकारी। यहाँ पे हम पढ़ रहे कारखाना नवीस। तो कारखाना नवीस का काम क्या हो गया? रसद मतलब समझते हो ना, खाना पीना। रसद मतलब राशन और सैनिक सामग्री की देखभाल करना। इतना समझ में आ गया? ठीक है। विश्वासघात को रोकने के लिए शिवाजी ने प्रत्येक सेना में भिन्न भिन्न जातियों के सैनिक रखे, सैनिकों को नगद वेतन दिया। ठीक है। वास्तव में पहाड़ी दुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्र जो हवलदार के अधीन होते थे, शिवाजी की प्रशासनिक इकाई थे। प्रशासनिक इकाई मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे। हवलदार के नेतृत्व में विभिन्न जातियों के सैनिकों की भर्ती करके दुर्ग रक्षा का गठन किया जाता था। दुर्ग सेना का गठन किया जाता था। किसका? दुर्ग सेना का गठन किया जाता था। शिवाजी ने कोलाबा में एक जाजी बेड़े का भी निर्माण करवाया। मैंने बताया था आपको, उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा शिवाजी का जाजी बेड़ा कहाँ? आंसर कोलाबा, महाराष्ट्र में। ठीक है। तो जाजी बेड़ा कोलाबा महाराष्ट्र 2 कमानों में बटी हुई थी। एक में दरिया सारंग था जो कि मुसलमान था, दूसरा नायक हिंदू। दूसरा नायक क्या रखा इन्होंने? हिंदू के अधीन रखा। ठीक है। मावली, जिनको आज मवाली बोलते हैं, आप पिक्चरों में देखा होगा आपने, मवाली है कि गुंडा है ना। मावल प्रदेश के थे इसलिए बोल रहे हैं मावली। मावली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। मावली एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी। क्या थी? लड़ाकू जाति थी। पगा जो होता था घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था। 9 पैदल सैनिकों पर एक नायक होता था। 9 पैदल सैनिकों पर एक नायक होता था। पैदल सेना का डिवीजन दे रखा है इन्होंने कहीं पर, चेक कीजिए। पैदल सैनिक का डिवीजन नहीं दिया इन्होंने, है ना। लेकिन मैं इतना बता दूं कि पैदल सैनिक से जो क्वेश्चन बना वो क्या बना? एक तो पैदल सैनिक को क्या बोलते थे? पगा। क्या बोलते थे? पागा। क्या बोलते थे? जो पैदल सिपाही होता था उसको बोलते थे पागा। और पैदल सेना में सबसे बड़ा जो पद था वो क्या था? 7 हजारी। क्या दे रखा? 7 हजारी डिवीजन दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए मुझे। मराठा सेना में पैदल सैनिकों की संख्या 1 लाख से ऊपर थी। 1 लाख पैदल सैनिक थे। नायक के अधीन 9 सैनिक पाइक होते थे। ठीक है। 5 नायकों के ऊपर एक हवलदार होता। पहले 9 सैनिकों के ऊपर एक 9 सैनिकों के ऊपर एक, मतलब 9 सैनिकों पाइक बोलते हैं। ठीक है। 9 सैनिकों, उनमें 5 नायकों के ऊपर एक हवलदार, 5 नायकों के ऊपर एक हवलदार, और 2 या 3 हवलदारों के ऊपर एक 2 या 3 हवलदारों के ऊपर एक जुमलादार। 1 हजारी के अधीन 10 जुमलादार होते थे। ठीक है। 1 हजारी के बाद क्या बोल रहा सीधे? 7 1 हजारियों के ऊपर एक बस। तो सबसे ऊंचा पद पूछा ना उसने कि सबसे ऊंचा पद किसका था? 7 हजारी का था। उसने जानबूझ के पूछा क्योंकि क्या करता है, घुड़सवार सेना ज्यादा पढ़ते हैं लोग, उसमें सबसे ऊंचा पद 5 हजारी, और उसने ऑप्शन में दिया 5 हजारी, 7 हजारी, ऐसे करके दिया उसने।
आंसर था 7,000। पैदल सेना ध्यान देना आपने, घुड़ सेना में 5,000, पैदल सेना में 7,000, सप्तचारी। और पैदल सैनिक को बोलते थे क्या? पागा। 9 पैदल सैनिकों पर जो हेड होता था वो क्या होता था? नायक। क्या बोलते थे उसको? नायक बोलते थे। अब इसके बाद हमने पढ़ना है राजस्व प्रशासन। क्या पढ़ना है? जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? टाइम बताइए भाई। है ठीक है 20, तो बता देता हूं। राजस्व प्रशासन भाई, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर के मलिक अंबर से ली गई है, ये मैंने बता दिया था। मलिक अंबर से 2 चीजें ली इन्होंने, क्या क्या? एक गुरिल्ला युद्ध पद्धति। अहमदनगर के मलिक अंबर से क्या सीखा शिवाजी ने? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो शिवाजी की जो व्यवस्था थी जो अपनाई उन्होंने, वो रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। शिवाजी ने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को त्याग दिया। ठेके पर नहीं देते भाई, देते थे शिवाजी। ठेके पर क्या होता है? शोषण होता है किसानों का। सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को दे देते हैं ठेका, वो क्या करेगा? किसानों पे शोषण करेगा। तो इसलिए उन्होंने रैयतवाड़ी को अपनाया, ठेके पर भूमि को ठेके पर दिए जाने की प्रथा का अंत कर दिया। उसके बाद भूमि की पैमाइश के आधार पर उत्पादन का अनुमान लगाया जाता था तथा किसान से लगान निर्धारित किया जाता था। भूमि की पैमाइश की जाती थी, नाप जोख की जाती थी, उसकी देखा जाता था कि फर्टिलिटी कैसी है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, कैसी है, पोलज है, पड़ती है, चाचर है, बंजर है। समझ में आया? उसी आधार पर क्या करते थे? किसान के साथ करार हो गया, किसान को बोल दिया कि भाई आपने क्या करना है, इतना लगान देना है। तो लगान निर्धारण बोलते हैं उसको हम, कि किसान के साथ लगान निर्धारण हो गया। किसका? राज्य का। अब किसान अपने आप क्या करेगा? जो भी राज्य का हिस्सा होगा वो राजस्व राजकोष में जमा करेगा। ठीक है। केंद्रीय अधिकारी द्वारा राजस्व एकत्रित किया जाता था। आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33, अब ये उत्तराखंड वालों ने पूछा भाई, पहले कितना था? 33%, बाद में कितना हुआ? 40%। अब मुझे 40% का अपॉन करके बताओ, 40/100। हाँ जी, 2/5। और 33% का बताओ। बटे में भी याद रखना, अपॉन में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी याद रखना। मैंने कहा वैसे जो इनका राइट आंसर है वो 40% है। क्या है? 40%। शिवाजी ने कितना? वो तो 33% का हुआ 1/3। लेकिन मैंने कहा 40% का क्या हुआ? 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5। 2/5 भी याद रखना, 40% भी याद रखना, 33% भी याद रखना, 1/3 भी याद रखना। ठीक है। कई बार क्या करता है? परसेंट में पूछता है, कई बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पूछता है, इसलिए याद रखना। ये उत्तराखंड वालों ने पूछा हुआ है। अगर आप मेरे से पूछें इतने सालों में जो मैंने क्वेश्चन देखे, तो मैंने ये देखा कि उन्होंने शिवाजी का ये क्या पूछा? राजस्व कि आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का कितना लिया? 33% लिया, लगान वसूल किया। बाद में कितना किया? 40%। कितना समझ में आ गया? राजस्व नगद या वस्तु? वस्तु मतलब अनाज के रूप में चुकाया जा सकता था। नए इलाके बसाने को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। नए इलाके बसाने, लगान मुक्त भूमि दे दी। लोगों को क्या चाहिए कि भाई लगान तो देना नहीं, चलो बस जाते हैं, फिर खेती करते थे वो। ठीक है। शिवाजी के निर्देशानुसार 1679 में अन्नाजी दत्तो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर्धारित हुआ। अन्नाजी दत्तो को हाईलाइट करना आपने, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसकी सहायता ली उन्होंने राजस्व निर्धारण में? आंसर अन्नाजी दत्तो की। कब? 1679 में, अपने मरने से 1 साल पहले। उन्होंने कहा कि भाई नया भू सर्वेक्षण करना है, नई राजस्व प्रणाली लगानी है। तो किसकी सहायता ली? आंसर अन्नाजी दत्तो की। ठीक है। भू सर्वेक्षण समझते हो? भूमि का सर्वेक्षण करना, उसकी क्या करना? पैमाइश, और उसकी देखना कि कैसी है वो, उपजाऊपन कितना है उस भूमि में। ऐसा तो नहीं कि हम बंजर भूमि पर क्या कर रहे हैं? ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। ठीक है। और ऐसा तो नहीं कि उपजाऊ भूमि पर कम टैक्स ले रहे हैं। पता चला उत्पादन हो रहा है 1000 बोरे, हम ले रहे खाली 10 बोरे। वही 40% लेना है तो कितने? 400 बोरे तो लेने पड़ेंगे ना अनाज के। इतना होता नहीं था महाराष्ट्र में से। चलो, लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी को राज्य को 16 प्रांतों में बांटा गया। कितने? वैसे ऊपर आपने पढ़े थे 4 प्रांत, लेकिन मैंने कहा लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को तर्फ और मौजों में बांटा गया था। तर्फ का प्रधान कारकून कहलाता था। क्या कहलाता था? तर्फ का कारकून कहलाता था। प्रांत और प्रांत का अधिकारी सूबादार। प्रांत को सूबा बोलते हैं, तो उसका अधिकारी क्या हो गया? सूबादार हो गया। गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी क्या कहलाते थे? पाटिल। अब पाटिल जात बन गई वहां। क्या बन गई?
पाटिल जात बन गई, जैसे स्मिता पाटिल सुना होगा आपने, है ना। तो लेकिन क्या थे ये, गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी कौन होते थे, पाटिल होते थे। जिले के क्या होते थे, देशमुख या देश पांडे होते थे, ये भी जात बन गई महाराष्ट्र में, है ना। देशमुख हीरो है, क्या नाम है, कौन सा देशमुख। हाँ, तो ऐसे याद रखो कि उसके पूर्वज कभी शिवाजी के समय में जिले के क्या रहे होंगे, हेड रहे होंगे, क्या रहे होंगे। अब जात भी ऊंची नीची ऐसे ही होती है भाई, कैसे, एक है जिले का हेड, एक है गांव का हेड। गांव का हेड कौन है, पाटिल। तो यार गांव छोटा होता है, उसका हेड जो है पाटिल, वो छोटा माना जाएगा। अब हो गया एक तरफ देश पांडे और क्या, देशमुख, वो हो गए जिले के, जिला बड़ा होता है। तो नहीं होता है कि भाई हम बड़े थे, हम जिलाधिकारी थे, तुम पटवारी थे, क्या थे। तो क्या जिलाधिकारी और पटवारी में कुछ है समानता, नहीं है। जब आप विभागों में जाओगे अपना आप समझ में आ जाएगा आपको। अगर आप पटवारी होंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जिलाधिकारी क्या चीज होती है। अगर आप इवन परगना अधिकारी भी होंगे, अगर आप एसडीएम भी होंगे, तो भी समझ में आएगा जिलाधिकारी क्या चीज होती है। समझ में आया। तो भाई ये जात बन चुकी है, पाटिल हो गया गांव का, देशमुख और देश पांडे हो गए जिले के, ठीक है। भूमि की पैमाइश रस्सी के स्थान पर काठी या जरीब से की जाती थी। किससे की जाती थी, काठी या जरीब से की जाती थी। खेतों का विवरण रखने के लिए भूस्वामियों से कबूलियत पत्र लिया जाता था, कबूलियत ली जाती थी, कबूल किया जाता था किसान के द्वारा, हाँ जी मैं इतना दूंगा, क्या करूंगा, फिर देना पड़ता था उतना राज्य को, ठीक है। राज्य कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी ऋण देता था भाई, अग्रिम ऋण जिसको बोलते हैं। तकावी मतलब अग्रिम ऋण, कि लो भाई पैसे ले लो, बीज ले लो, बैल ले लो, सिंचाई के साधन जुटा लो, उसके बाद खेती करो, बाद में जब पैदावार हो जाएगी, फसल होगी, तब वापस कर देना। तकावी मतलब अग्रिम ऋण, समझ में आया। तथा बेकार भूमि पर खेती करने के लिए पहले कोई कर न लेकर प्रोत्साहित करते थे। अगर बेकार भूमि है तो दे दी फ्री में, शिवाजी ने पट्टे काट दिए, जाओ भाई कितने 200 एकड़ जमीन तुम्हारी, अब क्या करो उसमें, है ना। अपने 8 बच्चों की सहायता से क्या करो, खेती करो, उसे खेती योग्य बनाओ, ठीक है। तो शुरू शुरू में कर नहीं लिया जाता था, जब पैदावार अच्छी होने लगती थी तब कर लिया जाता था। इतना समझ में आ गया। सरकार आज भी देती है तकावी ऋण, ये पता है। बैंकों के माध्यम से किसानों को, नाबार्ड जैसी संस्थाएं काम कर रही है, किसान को मिल जाएगा, बेरोजगारों को नहीं मिलेगा जल्दी से। तुम बोलोगे ना कि मुझे ऑटो लेना है तो चक्कर काटने पड़ेंगे, किसान जाएगा ना कि मुझे ऋण चाहिए तो तुरंत उसको क्या हो जाएगा। क्यों देती है सरकार, अरे भैया सबसे पहले अन्न है, तुम्हारा रोजगार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले क्या है, एफसीआई के गोदाम भरे हुए होने चाहिए, पहले खाने पीने की व्यवस्था देखनी पड़ती है। कोरोना में देख लिया आपने कि क्या खाना पीना ही काम आता है, आखिरी में कोई पद, कोई पैसा, कोई क्या नाम प्रतिष्ठा कुछ काम नहीं आती, है ना। या तो खाना काम आता है या टीका काम आता है, क्या काम आता है। चलो जी, तकावी ऋण समझ में आ गया। चौथ और सरदेशमुखी बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, चौथ और सरदेशमुखी, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का सरदेशमुख हूं, इसलिए आप क्या करोगे, 1/10 दोगे मेरे को, क्या दोगे, अपने उत्पादन का 1/10 सरदेशमुखी के रूप में दोगे। और चौथ मतलब 1/4, चौथ मतलब माना मैंने किसी राज्य पर आक्रमण कर दिया या नहीं किया, मैंने उस राज्य को बोला भाई चौथ दे दे, क्या दे दे, चौथ मतलब अगर 100 कट्टे हो रहे हैं तो 25 कट्टे भिजवा दे। एक तो तेरे पे आक्रमण नहीं करूंगा, दूसरा अगर तेरे पे कोई आक्रमण करेगा तो मैं क्या करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, क्या करूंगा। तो बंबई में सुना होगा आपने, क्या लेते हैं वो मवाली जो लेते हैं, क्या लेते हैं, हफ्ता लेते हैं। हफ्ते का मतलब क्या हुआ कि मैं ताकतवर हूं, हफ्ता दो भाई, तुम्हारी दुकान पर कोई बवाल नहीं होगा, अगर होगा तो हम हैं, हफ्ता दो, क्या दो। किसने सिखाया, शिवाजी ने सिखाया कि मैं सरदेशमुख हूं, 1/10 आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और चौथ आपकी रक्षा के लिए, और आप पर मैं आक्रमण ना करूं, इस एवज में क्या करना पड़ेगा आपको। या मैंने आक्रमण कर दिया, आपको जीत दिया, मैंने कहा ठीक है राजपाट संभालो अपना, लेकिन 1/4 आपको क्या करना पड़ेगा, मराठा साम्राज्य को देना पड़ेगा। और जब आप देना बंद करोगे चौथ, तो क्या होगा, फिर एक आक्रमण होगा, किसका, और फिर उस लूटपाट के जिम्मेदार जो आपकी प्रजा के साथ होगी, वो आप जिम्मेदार होंगे उसके। समझ में आया, हो गया यार। चौथ सरदेशमुखी, सरदेशमुखी भी कास्ट है,
सरदेशमुख कास्ट है? अरे देशमुख कास्ट है, देशमुख है ना, देशमुख देशपांडे जिले के। चलो, मराठा कराधान प्रणाली में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर क्या थे भाई? चौथ और सरदेशमुखी थे। चौथ के विषय में इतिहासकार एक मत नहीं है, लेकिन मैंने बताया वो मैंने ऑथेंटिक बुक से बताया कि 1/4 देना पड़ेगा, ठीक है। सरदेशमुख जो है वो अपनी जनता से ले रहे हैं। वो किससे ले रहे हैं यार? अगर मेरा साम्राज्य है और तुम 100 कट्टे उगा रहे हो, तुम्हें जमीन दे रखी मैंने, मैं राजा हूं, छत्रपति हूं, तो 10 कट्टे लेने बनते हैं क्या? क्योंकि ये जमीन किसकी है? राजा की है। तुम्हें अगर मैंने पट्टा काट के दे दिया तो कबूलियत पत्र पे लिखवाऊंगा ना मैं, सरदेशमुखी लूंगा तुमसे। कितना? 1/10। चौथ के विषय में इतिहासकारों में एक मत नहीं है, ये बता रहे हैं। रानाडे के अनुसार भाई चौथ सैन्य कर था। अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। रानाडे बताते हैं कि चौथ जो था वो सैन्य कर था, जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में वसूला जाता था। यानी मैं हूं, मेरा बगल में एक साम्राज्य है, तीसरा कोई आक्रमण ना करे आप पर, और आक्रमण करे तो मैं आपकी सहायता करूंगा, इस एवज में आप क्या करोगे? चौथ दोगे। सरदेसाई जो कहते हैं वो कहते हैं चौथ विजित क्षेत्रों से वसूला जाने वाला कर था। मैंने आपके राज्य पर आक्रमण किया, मैंने कहा ठीक है राजा तुम ही बने रहो, लेकिन चौथ देते रहना। जिस दिन चौथ देनी बंद कर दी, समझ लो फिर आक्रमण करूंगा मैं ही, बाहर वाला तो करेगा। समझ में आ गया? ठीक है। ये कौन बोलते हैं? सरदेसाई बोलते हैं। कौन बोलते हैं? सरदेसाई बोलते हैं। जदुनाथ सरकार बोलते हैं ये मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूला जाता था। ये भी ठीक बोलते हैं कि भैया अगर अपने साम्राज्य की रक्षा करनी है ना, चौथ देना शुरू कर दो, नहीं तो क्या होगा? मराठा आक्रमण होगा और बड़ा जबरदस्त होगा फिर, ठीक है। ये कौन बोलते हैं? जदुनाथ सरकार या यदुनाथ सरकार, कौन बोलते हैं? तो तीनों के मत याद करने हैं, तीनों के मत को मिलाकर बोलना है आपने कि जहां रनाडे ऐसा बोलते हैं, सैन्यकर बोलते हैं, वहीं सरदेसाई बोलते हैं कि विजित क्षेत्रों से वसूला जाने वाला कर था, वहीं जदुनाथ सरकार बोलते हैं मराठा आक्रमण से बचने के एवज में। अगर मेंस में 50 शब्दों में लिखने के लिए आया, ये तीनों नाम आपने लिख दिया, तीनों तरीके बता दिए, तो 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 में से 4 मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, ये 3 रनाडे, सरदेसाई, जदुनाथ सरकार, और एक जगह पे आपने सैन्य कर लिख दिया, एक जगह पे विजित क्षेत्रों से वसूला जाने वाला, और एक पॉइंट में आपने लिख दिया मराठा आक्रमण से बचने के लिए। तो भले ही वो 50 शब्द ना हो रहे हो, आपने एक एक लाइन में लिख दिया। मैं समझ गया इस बच्चे को पता है कि चौथ होता क्या है, तो मैं पूरे 4 नंबर दूंगा आपको। कितने दूंगा? थैंक यू नहीं बोलोगे? थैंक यू, ठीक है। सरदेशमुखी, अच्छा चौथ जो होता था भाई 1/4 होता था, नाम ही जिसका चौथ, 1/4 है ना। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा 3 कठिया क्या था, अब बच्चों की समझ में नहीं आया 3 कठिया क्या था। आगे मॉडर्न में पढ़ेंगे हम। 3 कठिया मतलब 3/20, कठिया मतलब 3 कठिया मतलब 3/20। तो दरअसल अंग्रेजों ने किसानों से करार कर रखा था कि 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। क्या है? जैसे आपका खेत है, ठीक है, आप अन्न उगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि आपसे करार हो रखा किसका? अंग्रेजों का, कि 3/20 भाग पर आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करना पड़ेगा। तो फिर आप पढ़ते हो चंपारण सत्याग्रह। बहुत कम लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था। वो 3 कठिया सिस्टम था। क्या था? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य। क्या हुआ कि आर्टिफिशियल नील बन गई। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया, नील की खेती की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी वो करार जो था किसके? अंग्रेजों और किसान के बीच में, उसके एवज में उस करार को तोड़ने के लिए अंग्रेज उनसे क्या कर रहे थे? तोड़ ही नहीं रहे थे करार, पैसा मांग रहे थे। भाई काहे का पैसा भाई, जब तुम्हें नील चाहिए ही नहीं, अब हम अन्न उगाएंगे, है ना। तो 3 कठिया सिस्टम पढ़ेंगे आगे चलकर। चौथ मतलब 1/4 याद रहेगा, ठीक है। सरदेशमुखी ये आएगा 1/10 भाग होता था भाई, ठीक है। मैंने बता दिया अपनी प्रजा से लेते थे सरदेशमुख होने के नाते। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार था। क्या? और साम्राज्य टैक्स से चलता है भाई। किससे चलता है? हाँ, वहां पर क्या नहीं करते? अगर दया दिखा दी और सब कुछ फ्री कर दिया, तो जब आप सब कुछ फ्री करते हो तो साम्राज्य नष्ट होने में देर नहीं लगती है। क्या नहीं होती है भाई? कर नहीं देंगे, अगर जनता कर नहीं देगी तो राज्य कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है? टैक्स चोरी अगर होगी तो राज्य कैसे चलेगा?
तो बड़े चालाकी से बनाए जाते हैं जो कानून बनाए जाते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने टॉफी खाई उस पर भी टैक्स है, आप पेन से लिख रहे हो उस पर भी टैक्स है, हर चीज पर टैक्स है। हिडन होते हैं कुछ टैक्स, क्या होते हैं, हाँ, कुछ प्रत्यक्ष कर होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष कर होते हैं। तो आप लोगों को लगता है हम तो बेरोजगार हैं, हम तो टैक्स पे ही नहीं है, नहीं भाई, हो आप भी टैक्स पे ही हो, है ना। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार जब पिक्चर तो देखते ही होंगे, पिक्चर नहीं देखते हो, पिक्चर हॉल में जाके वहां पर भी तो टैक्स देते हो आप, मनोरंजन कर देते हो, राफ्टिंग नहीं करते हो आप, वहां पे भी देते हो टैक्स, ठीक है, जगह जगह पर टैक्स देते हो आप। तो ऐसे हीन भावना मत रखना आप अपने अंदर की हम देश में कोई योगदान नहीं दे रहे हो, दे रहे हो आप योगदान, टैक्स दे रहे हो, लेकिन क्या, मम्मी पापा के पैसों से। योगदान जो है जब आप खुद कमा के दोगे तो माना जाएगा कि आप योगदान दे रहे हो। घर में अगर एक व्यक्ति कमा रहा है और 4 लोग खाने वाले हैं तो ये मान के चलना कि 3 लोग जो है वो क्या है, आश्रित है, यानी उसी व्यक्ति पर आएगा कि वो योगदान दे रहा है, बाकी 3 लोग क्या है, अर्थव्यवस्था पर बोझ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? छोटे बच्चों और महिलाओं को नहीं गिना जाता, गृह कार्य करने वाली महिलाओं को उसमें नहीं लेते हैं, बोझ नहीं मानते हैं, छोटे बच्चों को भी बोझ नहीं मानते हैं। पर जहां आप 16 साल पार किया आपने, 14 साल, उसके बाद आप अर्थव्यवस्था पे क्या हो, 16 साल के बाद बोझ हो। समझ में आया? इसलिए ट्यूशन पढ़ाओ। चलो, ईश्वरी प्रसाद के अनुसार देसाइयों और देशमुखों का मुखिया सरदेशमुख कहलाता था। भाई किसका? देसाइयों और देशमुखों का मुखिया सरदेशमुख कहलाता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो, तो कल का दिन बड़ा राममयी था, अच्छी बात है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन राम जैसे गुण भी लाना अपने अंदर। क्या लाना? बताया था मैंने, एक ही तीर मारना है शत्रु पर। कितना? बार बार नहीं देने ये पेपर की इसमें भी फेल उसमें भी फेल। एक तीर, क्या? एक वचन, वचन दे दिया तो निभाना है भाई। और एक पत्नी समझ रहे हो, सिर्फ विवाह के लिए नहीं बोल रहा हूं, जीवन पर्यंत बोल रहा हूं। राम के पुरुषोत्तम जो बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए बोला जाता है एक तीर, एक वचन और एक पत्नी। अब हमने मर्यादा की बात तो कर ली प्रभु राम की, लेकिन सीता के परित्याग को भी नहीं भूलना है। समझ में आ रहा है? सोने की लंका थी भाई, क्या थी, और तीनों लोगों का विजेता था, लेकिन क्या नहीं, अपने जो पतिव्रता धर्म का क्या किया, लास्ट तक पालन किया। ठीक है, क्या किया? और कभी क्या नहीं लगाया, अपने मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं कहे, या अपने मुंह से कभी भी आरोप नहीं लगाया। किस पर? इसको बोलते हैं वैवाहिक जीवन। जंगल में जा रहे हैं तो साथ चल रहे हैं, ये नहीं बोला कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। जैसे आजकल केस चल रहे हैं ना कि मुझको चाउमीन नहीं खिलाई इसलिए क्या चाहिए, तलाक चाहिए, है ना। तो वहां उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, ना ही उनका कोई कभी क्या हुआ, इस तरह का विवाद हुआ। समझ में आ रहा है? जो छोटी छोटी बातों पे आज जो घर टूट रहे हैं ना, वो भी सीखना पड़ेगा। किससे? 14 साल कम नहीं होते भाई जंगल में, वनों में, है ना। सब चीजें सीखनी है आपने, इतना काफी है अभी।